गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गमन व संचलन। ठीक है बेटा, ये अपना एक टॉपिक है जिसका नाम है अपना गमन व संचलन। तो बेटा ये गमन और संचलन क्या होता है, अगर हम बात करें कि गमन क्या है और संचलन क्या होता है, तो देखो गमन क्या, गमन और संचलन बेटा एक प्रकार की गतियाँ होती हैं। गमन और संचलन जो होता है एक प्रकार की क्या होती है, गतियाँ होती हैं, लेकिन उनमें अंतर होता है। उनमें क्या होता है, अंतर होता है बेटा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बेटा कि ये गमन क्या होता है, गमन, ठीक है बेटा, गमन एक ऐसी गति होती है, गमन एक ऐसी गति होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थान व स्थिति दोनों परिवर्तित होते हैं। मतलब इसमें इसका स्थान भी परिवर्तित होता है और स्थिति भी परिवर्तित होती है। गमन एक ऐसी गति है, गमन एक ऐसी गति है जिसमें स्थिति और स्थान दोनों में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं बेटा किसकी, संचलन की, संचलन की अगर हम बात करते हैं तो संचलन बेटा एक ऐसी गति है, संचलन एक ऐसी गति है जिसमें किसी वस्तु या किसी जीव की केवल स्थिति में परिवर्तन होता है, उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आई ना, कि अगर किसी वस्तु की केवल स्थिति में परिवर्तन होता है, ऐसी गति जिसमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की केवल स्थिति में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संचलन। जबकि यदि किसी भी वस्तु या व्यक्ति या किसी जीव की स्थिति और स्थान दोनों में अगर परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है बेटा गमन। वो क्या कहलाता है, गमन। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करते हैं कि गमन के क्या क्या उदाहरण हैं, गमन के उदाहरण है बेटा चलना, दौड़ना, तैरना, उड़ना। ये सब किसके उदाहरण है बेटा, गमन के। बात समझे ना, कि जब हम क्या करते हैं, चलते हैं, जब हम चलते हैं तो हमारी स्थिति और स्थान दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, पक्षी जब उड़ते हैं तो उनके स्थान और स्थिति दोनों परिवर्तित होते हैं। ठीक है, और जलीय जीव जो कि तैरते हैं, जलीय जीव जो कि तैरते हैं उसमें क्या होता है, उसमें स्थिति और स्थान दोनों परिवर्तित होते हैं। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण है बेटा, ये हैं गमन के उदाहरण। अगर हम बात करते हैं किसकी, संचलन की, तो संचलन के उदाहरण क्या हो सकते हैं बेटा, संचलन के उदाहरण है जैसे पक्षियों के पंखों का फड़फड़ाना, हमारे पैरों में गति। बात समझे ना, कि हमारे पैरों में गति, हमारे हाथों में गति, ठीक है, और पक्षियों के पंखों में गति। तो अगर हम इसको अगर बात करें बेटा जैसे कि संचलन, कि पक्षी के जो पंख हैं वो बेटा केवल उससे शरीर के लगे हुए फड़फड़ाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब उनकी स्थिति परिवर्तित हो रही है, उनकी केवल स्थिति के अंदर परिवर्तन हो रहा है, उनके स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पक्षी के जो पंख हैं वो फड़फड़ाते उसके शरीर से अलग होकर के दूर चले गए। अगर वो दूर चले जाते तो क्या होता बेटा, वो गमन होता। लेकिन पंखों में गमन नहीं होता है, पंखों में क्या होता है, संचलन। ठीक है, ऐसे ही जो भी जंतु होते हैं उनके पैरों में क्या होता है, संचलन होता है, उनके पैरों में संचलन होता है। मछलियों के पंखों में फिन्स जो होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, संचलन होता है। लेकिन उनमें जब इन सभी संरचनाओं में संचलन होता है तो पूरे शरीर में गमन होता है, पूरे शरीर में क्या होता है बेटा, गमन। बात समझ आ गई ना। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं किसकी, कि जैसे मतलब ये कह सकते हैं कि गमन के लिए संचलन जरूरी है, कि पक्षी के पंखों में जब क्या होगा, संचलन, तो उसके पूरे शरीर में गमन होगा। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे पैरों में संचलन होगा तो पूरे शरीर में गमन होगा। बात समझ में आ रही ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है बेटा, कि ये संचलन जो होते हैं, संचलन की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे संचलन में स्थिति परिवर्तित होती है, ठीक है, और गमन में स्थिति और स्थान दोनों परिवर्तित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं
जितने भी गमन हैं सभी गमन संचलन होते हैं, जबकि संचलन गमन नहीं होते। गमन तो संचलन होता है, गमन तो संचलन होता है, लेकिन संचलन गमन नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा इन दोनों में एक चीज कॉमन है, किसकी? स्थिति में परिवर्तन होना, स्थिति में परिवर्तन होना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, कि हमने बात कर ली गमन और संचलन। तो ये जो गमन और संचलन है बेटा, इस गमन और संचलन के लिए, क्योंकि बेटा गमन होगा और संचलन होगा, तो इस गमन और संचलन की प्रक्रिया के लिए हमारे शरीर में विशेष प्रकार के 2 तंत्र पाए जाते हैं। गमन और संचलन के लिए कौन से बेटा 2 तंत्र पाए जाएंगे? पहला बात करेंगे कौन सा, एक तो होता है पेशी तंत्र। कौन सा? पेशी तंत्र, पेशी तंत्र, और दूसरा कंकाल, कंकाल तंत्र। पेशी तंत्र और कंकाल तंत्र। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो गमन और संचलन होता है ये इन 2 तंत्रों की सहायता से ही किया जाता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? 2 तंत्रों की। एक करेंगे किसकी? पेशी तंत्र की, और दूसरी करेंगे कंकाल तंत्र की। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं किसकी? पेशी तंत्र की। किसकी बात करें? पेशी तंत्र की। ठीक है बेटा, अब बेटा अगर अपन बात करते हैं कि पेशी तंत्र की अगर हम बात करते हैं, तो पेशी तंत्र जो होता है वो किससे बना हुआ होता है बेटा? पेशियों से। किससे बना हुआ होता है? पेशियों से। पेशी तंत्र का निर्माण किससे होता है? पेशियों के द्वारा। ठीक है बेटा, अब पेशियों के द्वारा जब इनका निर्माण होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ आती है कि भैया पेशियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये जो पेशियों की जो उत्पत्ति होती है बेटा, अधिकांश जो पेशियां होती हैं इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा होती है? मीजोडर्म के द्वारा होती है। लेकिन कुछ पेशियां जैसे आंख की आइरिस की, जो आइरिस की और पेपिलरी पेशियां होती हैं, आइरिस की पेशियां और पेपिलरी जो पेशियां होती हैं, इसकी उत्पत्ति बेटा कैसे होती है? एक्टोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा होती है? एक्टोडर्म के द्वारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि पेशियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो बेटा पेशी की उत्पत्ति कौन से जनन स्तर से हुई है? मीजोडर्म के द्वारा। लेकिन कुछ पेशियां होती हैं जैसे आइरिस की पेशियां होती हैं, पेपिलरी मसल्स होती हैं, उनकी जो उत्पत्ति होती है उनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म के द्वारा होती है। ठीक है, तो और अगर हम देखें बेटा कि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं, अगर हम इनको गिने तो गिनने पर ये पेशियों की संख्या होती है 639, 639 पेशियां पाई जाती हैं। अलग अलग बुक्स में इसका नंबर अलग अलग दिया गया है, लेकिन बेटा जो एवरेज नंबर आता है वो कितना आता है? 639। कि हमारे शरीर में अगर हम गिने तो कितनी? 639 पेशियां पाई जाती हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो पेशियां होती हैं, सबसे ज़्यादा जो पेशियां होती हैं वो बेटा हमारी पीठ पर पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? पीठ पर पाई जाती हैं। और सबसे मजबूत जो पेशियां होती हैं, सबसे मजबूत पेशियां कौन सी बेटा? जबड़े की पेशियां। सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती हैं? जबड़े की पेशियां, जो कि सबसे मजबूत होती है। और सबसे छोटी जो पेशी होती है वो बेटा स्टीपेडियस। स्टेपीडियस पेशी कहाँ होती है बेटा? जो स्टेपीज जो कान के अंदर जो स्टेपीज अस्थि होती है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। कौन सी? स्टेपीडियस पेशी, जो सबसे छोटी पेशी होती है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बात कर ली कि हम बात करेंगे पेशी तंत्र की। पेशी तंत्र का निर्माण किससे होता है? पेशियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पेशियों के द्वारा। और अधिकांश पेशियां जो होती है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? मीजोडर्म के द्वारा। जबकि कुछ पेशियां जैसे आइरिस की पेशियां, पेपिलरी पेशियां जो होती हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? एक्टोडर्म के द्वारा होती है। किसके द्वारा होगी? एक्टोडर्म के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। बात समझ आ गया था कि चलो अब एक्टोडर्म। अब बात करते हैं बेटा कि ये कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर की अगर अपन बात करें तो 639 पेशियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में 639 पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, 639 पेशियों में सबसे ज़्यादा जो पेशियां होती हैं बेटा कहाँ पे पाई जाती हैं? वो हमारी पीठ के ऊपर पाई जाती हैं। और सबसे मजबूत पेशी जबड़े की पेशी होती है। सबसे
छोटी पेशी जो होती है वो कहाँ पे बेटा, कान में जो स्टेपीज अस्थि होती है इसके साथ जुड़ी हुई स्टेपीडियस पेशी पाई जाती है। ठीक है, अब अगर अपन बेटा बात करें किसके आधार पर, संरचना और कार्य के आधार पर, तो संरचना और कार्य के आधार पर हम देखें कि मानव के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती है बेटा, 3 प्रकार की। संरचना और कार्य के आधार पर मानव के शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। अब वो पेशियां कौन कौन सी होती हैं, पहले बेटा पहली होती है कंकालीय पेशियां, कंकालीय पेशियां, दूसरी चिकनी पेशियां, चिकनी पेशियां, और तीसरी हृदय पेशियां। ठीक है बेटा, किसके, संरचना और कार्य के आधार पर हम देखें तो मानव शरीर में कितनी प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, कंकाल पेशियां, कंकालीय पेशियां, दूसरी चिकनी पेशियां और तीसरी हृदय पेशियां। ठीक है, पहले एक बार इनके बारे में हम थोड़ा सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनकी संरचना के बारे में और कार्य के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि और इसमें बेटा अगर हम बात करें कि गमन और संचलन में कौन सी पेशियां काम में आती है, मुख्यतया गमन और संचलन में हमारे कंकाली पेशियां काम में आएंगी। कौन सी पेशियां काम में आएंगी, कंकाली पेशियां। अब बेटा थोड़ा बारे में इसके बारे में देखते हैं हम। पहले बात करेंगे इसकी कंकाली पेशियां। जो कंकाली पेशियां होती हैं बेटा, हम अगर किसकी बात कर रहे हैं, कंकाली पेशियों की, तो कंकाली पेशियों की अगर अपन बात करते हैं तो इनके क्या क्या गुण होते हैं, कंकाली पेशियों के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण की अगर अपन बात, जैसे नाम से पता चल रहा है कंकाली पेशियां, ऐसी पेशियां जो किससे जुड़ी हुई हैं, कंकाल तंत्र से या अस्थियों से। किससे जुड़ी हुई होती है बेटा, ये अस्थियों से। ये जो कंकाली पेशियां होती हैं किससे जुड़ी होती हैं, अस्थियों से, मतलब कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, कंकाली पेशियां। ठीक है बेटा, अब दूसरी बात क्या होती है कि ये जो पेशियां होती हैं, कंकाली पेशियां जो होती हैं, इन पर हमारा संपूर्ण नियंत्रण होता है। मतलब ये हमारे नियंत्रण में कार्य करती हैं। कौन, जो कंकाली पेशियां होती हैं वो हमारे नियंत्रण में कार्य करती हैं। ठीक है, और हमारे नियंत्रण में कार्य करती हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां, बात समझ में आ गई ना। ठीक है, हम बात करें किसकी, हम कंकाली पेशियों की बात करें तो कंकाली पेशियों को कंकाली पेशियां क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं, अस्थियों से, इसलिए इसको अपन कंकाली पेशियां कहते हैं। इन पर हमारा संपूर्ण नियंत्रण होता है, मतलब ये हमारे नियंत्रण में कार्य करती है। हम चाहें तो इनसे कार्य करवाएं वरना नहीं कराएं। तो ये कैसे होती है बेटा, ये हो गई ऐच्छिक पेशियां। एक तीसरा क्या होता है बेटा, ये जो पेशियां होती हैं, इन पेशियों पर अनुप्रस्थ रेखाएं पाई जाती हैं। इनके ऊपर अनुप्रस्थ रेखाएं उभार के रूप में पाई जाती हैं, उभार पाए जाते हैं अनुप्रस्थ रेखाओं के रूप में। और ये जो उभार पाए जाते हैं, ये रेखाएं जो पाई जाती हैं, इन अनुप्रस्थ रेखाओं की उपस्थिति के कारण इन्हें हम रेखित पेशियां भी कहते हैं। बात समझे ना बेटा। ठीक है, क्या इनके ऊपर जो इनकी जो संरचना अगर अपन देखेंगे तो इनकी संरचना में क्या पाई जाती हैं, इनके संरचना में रेखाएं पाई जाती हैं, अनुप्रस्थ रेखाएं पाई जाती हैं। और अनुप्रस्थ रेखाओं की उपस्थिति के कारण इन्हें हम रेखित पेशियां भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम, रेखित पेशियां। बात समझ में आ गई यहाँ तक की। चलो हमने इसकी बात कर ली कि हमने तो ये कैसी बेटा, कंकाली पेशियां कैसी होती हैं, अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इसलिए कंकाली पेशियां, इन पे हमारा संपूर्ण नियंत्रण होता है या ये हमारे नियंत्रण में कार्य करती हैं। तो कैसी हो गई, ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, और इनके ऊपर अनुप्रस्थ रेखाएं पाई जाती हैं, और अनुप्रस्थ रेखाओं की उपस्थिति के कारण इन्हें हम रेखित पेशियां भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं कंकाली पेशियों की। बाकी इसकी जो संरचना होती है उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे दूसरी बात करें किसकी बेटा, चिकनी पेशियां। किसकी बात करेंगे, चिकनी पेशियों की। जो दूसरे नंबर पे आती है कौन सी, चिकनी पेशियां। और चिकनी पेशियां बेटा ये ऐसी पेशियां होती हैं जो हमारे गमन और संचलन में सहायक नहीं होती है।
गमन और संचलन में सहायक नहीं होती हैं। तो दूसरे नंबर की बात करें किसकी, चिकनी पेशियों की। तो चिकनी पेशियों की अगर अपन बात करते हैं तो चिकनी पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करती, जो हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करती। तो कैसी होगी बेटा, इनको अपन क्या कहेंगे, अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, ये हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करती हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, अनैच्छिक पेशियां। बात समझ में आ गया यहाँ तक कि चलो अब ये जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करती हैं। और दूसरी बात कि इनकी संरचना जब हम देखते हैं तो इनके ऊपर अनुप्रस्थ रेखाएं अनुपस्थित होती हैं। अनुप्रस्थ रेखाएं कैसी होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। और अनुप्रस्थ रेखाओं की अनुपस्थिति के कारण इन्हें हम अरेखित पेशियां, अरेखित पेशियां कहते हैं। अनैच्छिक हो गई, अरेखित पेशियां कहते हैं। तो अनैच्छिक हो गई और अरेखित। अनैच्छिक इसलिए बेटा क्योंकि इन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये हमारे इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, ठीक है। और ऐच्छिक पेशियां क्यों थी, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में कार्य कर रही थी। हम चाहें जैसे उनको कार्य करा सकते हैं, बाकी ये हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करती हैं। और इनके ऊपर अनुप्रस्थ रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो अनुपस्थित होती हैं। अनुप्रस्थ रेखाओं की अनुपस्थिति के कारण ये बेटा कैसी होती हैं, ये इन्हें हम अरेखित पेशियां भी कहते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक कि चलो ये तो हमने बात कर ली किसकी, ये हमने बात कर ली किसकी, चिकनी पेशियां। और ये जो चिकनी पेशियां होती हैं ये बेटा कहाँ पे पाई जाती हैं, ये ऐसे अंगों में पाई जाती हैं जो हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ये ऐसी संरचनाएं होती हैं या ऐसी क्या होती है बेटा, ये ऐसी पेशियां होती हैं जो हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करती हैं। और किसमें कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती है बेटा किसके अंदर, ये मिलेंगी अपने को किसमें, ऐसे अंग जो हमारे इच्छा से कार्य नहीं करते हैं, जिनका नियंत्रण स्वतः ही होता है। बात समझ में आ गई। चलो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं आगे, नेक्स्ट की अगर अपन बात करेंगे, नेक्स्ट की अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, तो वो होगी बेटा हृदय पेशियां। कौन सी होगी, हृदय पेशियां। बात समझ में आ गई ना। तीसरी पेशियों की अगर अपन बात करते हैं वो कौन सी है, हृदय पेशियां, ठीक है बेटा, हृदय पेशियां। पहली कौन सी, कंकाली पेशियां, दूसरी चिकनी पेशियां और तीसरी हृदय पेशियां। तो हृदय पेशियों की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो हृदय पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो केवल कहाँ पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं। पूरे शरीर की अगर अपन बात करते हैं तो पूरे शरीर में केवल कहाँ पे मिलेगी, हृदय में। कहाँ पे मिलेंगी, हृदय में पाई जाती हैं और कहीं भी नहीं होती हैं। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं हृदय पेशियों की, अब इन हृदय पेशियों में क्या क्या गुण होते हैं बेटा। हृदय पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं, हृदय पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जिनमें कंकाली पेशियों और चिकनी पेशियों दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें कंकाली पेशियों के गुण भी पाए जाते हैं और चिकनी पेशियों के गुण भी पाए जाते हैं। बात समझ आ गई ना यहाँ पर, ठीक है। क्यों, कैसे, चिकनी पेशियों के गुण भी और कंकाली पेशियों। अब गुण कौन कौन से, अब वो कौन कौन से गुण होते हैं बेटा। नंबर पहली अगर अपन बात करते हैं कि ये जो हृदय पेशियां होती हैं ये एक तो हृदय में पाई जाती हैं, दूसरी ये कैसी, इन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो कैसी होती है ये, अनैच्छिक। कैसा होता है बेटा, अनैच्छिक। ये कैसी होती है, अनैच्छिक, ठीक है। और ये अनैच्छिक होना किसका गुण है, ये बेटा चिकनी पेशियों का गुण है। किसका गुण हो गया, ये चिकनी पेशियों का गुण। बात समझ में आ गई। अनैच्छिक होना किसका गुण है, चिकनी पेशियों का गुण होता है, ठीक है। और ये जो बेटा कैसी होती हैं, रेखित, रेखित होती हैं। और रेखित होना किसका गुण है बेटा, कंकाली पेशियों का। बात समझ में आ गई ना कि हृदय पेशियां कहाँ पाई जाती हैं, केवल हृदय में पाई जाती हैं इन पे। और ये कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती है, इसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है, मतलब ये चिकनी पेशियों का गुण आ गया, ठीक है। और इन पे अनुप्रस्थ रेखाएं पाई जाती हैं, इन पर अनुप्रस्थ रेखाएं पाई जाती हैं। और अनुप्रस्थ रेखाओं की उपस्थिति के कारण ये कैसी होती हैं, रेखित। कैसी होती हैं, रेखित। तो ये कैसी हो गई, अनैच्छिक और रेखित। अनैच्छिक तथा रेखित पेशियां ये पाई जाती हैं।
बात समझ आ गया ना। ये कैसी होती हैं? अनैच्छिक और रेखित पेशियां पाई जाती हैं। अब ये गुण किसके हो गए बेटा? ये गुण चिकनी और कंकाली पेशियों का गुण हो गया। तो पर इनका खुद का लक्षण क्या? इनका खुद का लक्षण भी कुछ होना चाहिए। तो इनका जो खुद का लक्षण होता है कि ये बेटा ये पेशियां कैसी होती हैं? शाखित, शाखित पेशियां होती हैं बेटा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है बेटा ना तो कंकाली पेशियां शाखित होती हैं, ना ही चिकनी पेशियां शाखित होती हैं। शाखित कौन सी होती हैं? हृदय पेशियां, जो कि इनका खुद का लक्षण होता है। और शाखित होने के कारण ये कैसी? ये एच आकृति की दिखाई देती है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो हृदय पेशियां जो होती हैं, हृदय पेशियों में एक खास बात और होती है कि हृदय पेशियां बिना थके जीवन पर्यंत कार्य करती हैं। हमारी कंकाली पेशियों में थकावट हो सकती है, हमारी चिकनी पेशियों में थकावट हो सकती है, लेकिन ये जो कंकाली पेशियां होती हैं वो बिना रुके जीवन पर्यंत कार्य करती रहती हैं। बिना रुके जीवन पर्यंत क्या करती हैं? कार्य करती रहती हैं। और क्यों? जैसे हृदय पेशियां होती है, हृदय हमारा लाइफ टाइम जब से हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो होता है, ये हृदय में क्या? हृदय धड़कता रहता है। ठीक है, वो कभी भी रेस्ट नहीं करता है। ठीक है, और ये हमेशा कार्य करता रहता है। तो हमेशा कार्य करने के कारण इसमें इसको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होने के कारण एक चीज़ हमने यहाँ नोटिस करी है कि यहाँ पर जो ऊर्जा किसको ज़्यादा चाहिए? हृदय पेशियों को। और हृदय पेशियों को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब इसमें क्या? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में? कंकाली पेशियां और चिकनी पेशियों की तुलना में। कंकाली पेशियों और चिकनी पेशियों की तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें ज़्यादा मिलेगी बेटा? ये मिलेगी अपने हृदय पेशियों में। ठीक है, ये तो संरचना और कार्य के आधार पर होगी बेटा। कौन सी? 3 प्रकार की। कौन सी? कंकाली पेशियां, जिसका विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे। क्यों? क्योंकि कंकाली पेशियां बेटा गमन और संचलन से जुड़ी हुई होती हैं, उससे संबंधित होती हैं। लेकिन अगर अपन बात करें चिकनी पेशियां और जो कंकाली पेशियों का गुण कौन सा हो गया कि बेटा ये ऐच्छिक होती हैं और रेखित होती हैं। ऐच्छिक होती हैं और रेखित होती हैं तथा हमारे कंकाल तंत्र या अस्थियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। दूसरी चिकनी पेशियां जो होती हैं, चिकनी पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो हमारे यंत्र में कार्य नहीं करती हैं, तो अनैच्छिक हो गई। इन पे अनुपस्थित रेखाएं अनुपस्थित होती है, वो अरेखित हो गई। अनैच्छिक हो गई और अरेखित। और ये जो पेशियां होती हैं बेटा, ये उन संरचनाओं में या उन अंगों में पाई जाती है जो हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करते हैं। तीसरी हृदय पेशियां। हृदय पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो केवल हृदय में पाई जाती हैं। और इनकी अगर अपन बात करते हैं तो ये जो हृदय पेशियां होती हैं, इसमें कंकाली पेशियों और चिकनी पेशियों दोनों के गुण पाए जाते हैं। कंकाली पेशियों का गुण ये होता है कि ये रेखित होती हैं, और चिकनी पेशियों का गुण ये आ जाता है कि ये अनैच्छिक होती हैं, ये हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करते। लेकिन इनका एक खुद का लक्षण होता है कि ये कैसी होती हैं? शाखित। ये कैसी होती है बेटा? शाखित। ठीक है, तो यह हमने बात कर ली किसकी? हमने संरचना और कार्य के आधार पर इनका वर्णन। अब बेटा अब हम देखेंगे कंकाली पेशियों की संरचना। ये जो कंकाली पेशियां होती हैं वो उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं बेटा ये जो कंकाली पेशियां होती हैं उनकी क्या किस प्रकार की संरचना होती है। हाँ बेटा, अब हम देख रहे हैं कंकाली पेशियों की संरचना। हमने उसके प्रकार देख लिए कि जो है वो कार्य संरचना के आधार पर वो कितने 3 प्रकार के होंगे। उसमें हमने किसकी बारे में बात करेंगे? केवल हम बात करेंगे बेटा केवल और केवल कंकाली पेशियों की। केवल कंकाली पेशियों की बात करेंगे, क्योंकि गमन और संचलन में केवल कौन भाग लेता है बेटा? कंकाली पेशियां। केवल कंकाली पेशियां ऐसी होती हैं जो गमन और संचलन में भाग लेती हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि देखिए कि सबसे पहली बात तो ये होती है कि बेटा कि जो कंकाली पेशियां होती हैं वो बंडल के रूप में होती हैं। कंकाली पेशियां कैसे होती हैं? बंडल के रूप में पाई जाती हैं। बात समझे ना? तो अब ये जो बंडल की अगर संरचना देखते हैं बेटा, जैसे कि ये है एक पेशीय बंडल। ये क्या होता है? पेशीय बंडल। अब इस पेशीय बंडल के अंदर हम देखते हैं कि संरचना अगर अपन देखते हैं बेटा, तो ये जो बड़ा पेशीय बंडल है वो छोटे छोटे बंडलों से मिलकर के बना हुआ है। बात समझे ना? ये देखिए ये बड़ा बंडल है, इसमें छोटे छोटे बंडल्स पाए जाते हैं। और ये जो बंडल्स होते हैं छोटे बंडल, ये क्या कहलाते हैं? फेसिकुली। इन छोटे बंडलों को हम कहेंगे फेसिकुली। क्या कहेंगे बेटा? फेसिकुली। बात समझ में आ गई कि जो छोटे बंडल होते हैं, जो बड़ा बंडल होगा वो छोटे छोटे बंडलों से मिलकर के बना हुआ होगा, और जो छोटे बंडल होंगे उसको अपन क्या कहेंगे? फेसिकुली। और ये जो फेसिकुली है बेटा, ये फेसिकुली संयोजी उत्तक की एक झिल्ली जिसका नाम है फेशिया,
संयोजी उत्तक की एक झिल्ली फेशिया के द्वारा आपस में जुड़ करके बड़े पेशीय बंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बड़े पेशीय बंडल का निर्माण कर लेते हैं। कौन? ये छोटे छोटे फेसिकुली। अब ये जो फेसिकुली होते हैं ये किससे बने हुए हैं बेटा? इन फेसिकुली में होते हैं पेशी कोशिका या पेशी तंतु। क्या पाए जाते हैं? पेशी कोशिका या पेशी तंतु। मतलब ये कह सकते हैं बेटा कि पेशी कोशिकाओं का समूह, पेशी कोशिकाओं का समूह फेसिकुली कहलाता है, जो कि एक छोटा बंडल होता है, जो कि एक छोटा बंडल होता है और फेसिकुली होता है। और ये जो छोटे छोटे बंडल है, मतलब ये जो फेसिकुली है, ये आपस में संयोजी उत्तक की एक झिल्ली फेशिया के द्वारा आपस में जुड़ करके और किसका निर्माण करते हैं? एक बड़े पेशीय बंडल का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लिया? बड़े पेशीय बंडल का निर्माण कर लिया। और ये जो बड़ा पेशीय बंडल है बेटा, ये बड़ा पेशीय बंडल है, ये चारों तरफ से एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है। ये झिल्ली होती है पेरीमाइशियम। इस झिल्ली को अपन क्या कहेंगे? पेरीमाइशियम। ठीक है। और इसके नीचे जो एक परत होगी, एक लेयर होगी, उसको अपन कहेंगे, उस झिल्ली को अपन कहेंगे एपिमाइशियम। और सबसे आंतरिक झिल्ली होगी वो होगी एंडोमाइशियम। बात समझेंगे ना? तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा ये जो पेशीय बंडल है, ये पेशीय बंडल छोटे छोटे फेसिकुली से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। और ये जो फेसिकुली है ये पेशी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया? इस फेसिकुली में से किसको बाहर निकाला? इस फेसिकुली में से हमने बाहर निकाला बेटा एक पेशी कोशिका को। किसको बाहर निकाल लिया? एक पेशी कोशिका को हमने इसमें से बाहर निकाल लिया। और इसकी जो पेशी कोशिका होती है, इसकी पेशी कोशिका को अपन बेटा पेशी तंतु भी कहते हैं। पेशी तंतु। बात समझे ना? पेशी कोशिका को ही पेशी तंतु कहा जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा? इसमें से, इस पेशीय बंडल में से एक किसको? पेशी कोशिका को बाहर निकाल लिया। अब इसकी संरचना देखते हैं बेटा। इसकी संरचना अगर हम किसकी? पेशी कोशिका की। तो बेटा पेशी कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, पेशी कोशिका की कोशिका झिल्ली को हम कहते हैं सार्कोलीमा। पेशी कोशिका की, कंकाली पेशी की बात हो रही है, कंकाली पेशी की पेशी कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, इसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। और इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, पेशी कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है, इसको हम कहेंगे क्या? सार्कोप्लाज्म। बात समझे ना? पेशी कोशिका की कोशिका झिल्ली सार्कोलीमा कहलाती है, जबकि इसके कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और पेशी कोशिका में जो अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है, पेशी कोशिका में जो अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है, उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक जालिका। उसको हम क्या कहेंगे? उसको अंतःप्रद्रव्य जालिका ना कह करके इसको अपन कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक जालिका। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक जालिका होती है, ये बेटा कैल्शियम आयन के भंडार गृह के रूप में कार्य करती है। कैसे कार्य करेंगी? ये कैल्शियम आयन के भंडार गृह के रूप में कार्य करेंगी। बात समझ आ गई ना? और ये कैल्शियम आयन का भंडार गृह क्यों? कैल्शियम आयन क्यों बेटा? क्योंकि कैल्शियम आयन जो होगा, ये कैल्शियम आयन संकुचन के लिए आवश्यक होता है। पेशी संकुचन के लिए कैल्शियम आयन आवश्यक होता है। और जब पेशी संकुचन होगा तो उसको ये आयन कहाँ से मिलेंगे बेटा? ये मिलेंगे कहाँ से? सार्कोप्लाज्मिक जालिका से। ठीक है। और इसी प्रकार से इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पेशी कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको अपन कहेंगे सार्कोसोम। वो क्या कहलाएगा? सार्कोसोम। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की बात है बेटा कि ये जो पेशी कोशिका होती है, ये कैसी? ये बहुकेंद्र की होती है। ये कैसी होती है? बहुकेंद्र की होती है। इसका मतलब है कि इसमें जो होता है एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें केंद्रकों की संख्या अनेक होती है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। और एक से ज़्यादा केंद्रक होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय, बहुकेंद्रकीय कोशिका। इसको अपन क्या कहेंगे? बहुकेंद्रकीय कोशिका। तो एक कोशिका जैसी होती है बेटा बहुकेंद्रकीय, इसके अंदर एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें जो ये जो पेशी कोशिका होती है, इसमें इसका क्या विशिष्ट लक्षण होता है? इसमें एक विशेष प्रकार का कोशिकांग और पाया जाता है, जो क्या कहलाता है? पेशी तंतुक। बेटा पेशी तंतुक नाम से ध्यान रखना। एक तो होता है पेशी तंतु, एक होता है पेशी तंतुक।
पेशी तंतु तो पेशी कोशिका होती है, और पेशी तंतु या पेशी कोशिका में पाए जाने वाले छोटे छोटे रेखानुमा उभार जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम रेखित पेशी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बेटा रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को ये जो तंतु होते हैं उसको अपन कहेंगे पेशी तंतु। और ये जो पेशी तंतु होते हैं बेटा, ये पेशी तंतु की, इस पेशी तंतु के कारण ही इस पेशी कोशिका में गुण पाया जाता है। किसका? कौन सा गुण हो गया बेटा? संवेदनशीलता और संकुचनशीलता, उत्तेजनशीलता या फिर संवहनशीलता या फिर संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। किसकी वजह से? इन पेशी तंतुकों की वजह से। अब हमने देख लिया बेटा कि इसमें जो होता है, जितनी भी संरचनाएं होती हैं वो सारी कोशिका में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें एक नया कोशिकांग अपने को मिला है। इसमें एक नया कोशिकांग अपने को प्राप्त हुआ है, और वो जो नया कोशिकांग है बेटा, इस नया कोशिकांग को अपन क्या कहेंगे? पेशी तंतुक। अब हम देखते हैं बेटा कि ये जो पेशी तंतुक है, इसमें कौन सी संरचना पाई जाती है। ये भी अपने को पता होना चाहिए ना कि पेशी तंतुक नई चीज है, इसको हम आवर्धित करके देखें या सूक्ष्मदर्शी में देखें तो अपने को क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर देख बेटा हम क्या करते हैं कि हमने इसको क्या किया, सूक्ष्मदर्शी में इसमें से इस एक पेशी कोशिका में से एक पेशी तंतु को निकाला और उसको आवर्धित करके देखा। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ बेटा यहाँ पर कि देखते हैं हमने जब इसको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में देखा तो इस पेशी तंतु पर हमें हल्के और गहरे क्षेत्र दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए बेटा? इसके अंदर हमें हल्के और गहरे क्षेत्र दिखाई दिए। और ये जो हल्के और गहरे क्षेत्र है, ये बेटा ये कैसे हैं? ये एक दूसरे के समानांतर, ये कैसे हैं? एक दूसरे के समानांतर हैं, और दूसरे एक दूसरे के एकांतर क्रम में, एक दूसरे के एकांतर क्रम में। और एकांतर क्रम का क्या मतलब हो गया बेटा कि पहले हल्का फिर गहरा, फिर हल्का फिर गहरा, एक के बाद एक। कभी भी दो हल्के क्षेत्र साथ नहीं आएंगे, ना कभी गहरे क्षेत्र साथ आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एक हल्का और एक गहरा, ये कैसे एक दूसरे के एकांतर क्रम में होते हैं। बात समझ आ गया था कि चलो यहाँ हमने देख लिया कि ये जो हल्के और गहरे क्षेत्र हैं ये एकांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, अब देख लिया बेटा कि ये जो हल्का क्षेत्र हल्का क्यों है। बेटा हल्का क्षेत्र जो होता है, हल्के क्षेत्र को एक नाम दे दिया आइसोट्रॉपिक बैंड या आई बैंड। हल्के क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? आइसोट्रॉपिक बैंड या आई बैंड। जबकि ए बैंड को, ए जो गहरा क्षेत्र है, गहरे क्षेत्र को नाम दे दिया ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड। बात समझेगी ना? हल्के क्षेत्र को आई बैंड कह दिया और गहरे क्षेत्र को ए बैंड कह दिया। बात समझ आ गई ना? अब बेटा ये जो हल्का क्षेत्र है, इस हल्के क्षेत्र, देखो ध्यान से देखते हैं कि जो आई बैंड होता है, जो हल्का क्षेत्र होता है, उसमें एक गहरी रेखा उपस्थित है। हल्के क्षेत्र में एक गहरी रेखा उपस्थित है, और ये जो गहरी रेखा है, वह हल्के क्षेत्र में जो गहरी रेखा पाई जाती है बेटा, उसको कहते हैं अपन जेड रेखा। उस रेखा का क्या नाम है? जेड रेखा। मतलब आई बैंड में जो रेखा पाई जाती है उसको अपन कहेंगे जेड रेखा, क्राउज मेम्ब्रेन या क्राउज की झिल्ली, या डॉबल मेम्ब्रेन, डॉबल की झिल्ली। बात समझ आ गया ना? ठीक है, हम किसकी बात करें बेटा? आई बैंड की। तो आई बैंड जो होता है इसको अपन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। ठीक है, ये हल्का क्षेत्र होता है, और इस हल्के क्षेत्र में गहरी रेखा पाई जाती है, या एक गहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसको अपन जेड रेखा कहते हैं। ठीक है, और बेटा ये जो आई बैंड होता है, इस आई बैंड का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिसे अपन कहते हैं एक्टिन प्रोटीन। आई बैंड का निर्माण किससे होगा? एक्टिन प्रोटीन से। बात समझ में आ गई? एक्टिन प्रोटीन से किसका निर्माण हो गया? आई बैंड का। अब बात करते हैं बेटा किसकी? ए बैंड की। ए बैंड जो होता है बेटा गहरा क्षेत्र होता है। कैसा होता है? गहरा क्षेत्र होता है, और इसमें हमें दो प्रकार की प्रोटीन मिलती है। कौन सी? एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, जिसकी वजह से गहरा होता है। मतलब इसमें मायोसिन प्रोटीन भी होती है और एक्टिन प्रोटीन भी पाई जाती है। और ये कौन सा? ये गहरा क्षेत्र होता है, इसको अपन एन आइसोट्रॉपिक बैंड या ए बैंड के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखने पर हमें दिखाई देता है बेटा कि जो ए बैंड होता है, जो गहरा क्षेत्र है, इस गहरे क्षेत्र में एक हल्का क्षेत्र और होता है। इस गहरे क्षेत्र में एक हल्का क्षेत्र होता है, और उस हल्के क्षेत्र को हम एच बैंड, एच क्षेत्र या हैंसन का क्षेत्र, वैज्ञानिक का नाम है हैंसन का क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो गहरे क्षेत्र में हल्का क्षेत्र, मतलब
ए बैंड में एच क्षेत्र, ठीक है, पाया जाता है। और इस एच क्षेत्र जो हल्का क्षेत्र होता है, इस हल्के क्षेत्र में एक गहरी झिल्ली या गहरी रेखा पाई जाती है और इस गहरी रेखा को हम कहते हैं एम रेखा। दिखाई दे रहा डायग्राम में, इसको अपन क्या कहेंगे, एम रेखा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना कि गहरे क्षेत्र में हल्का क्षेत्र, हल्के क्षेत्र में गहरी रेखा, मतलब ए बैंड में एच क्षेत्र, एच क्षेत्र में एम रेखा पाई जाती है। बात समझ आ गई ना? ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं बेटा कि ये जो एच क्षेत्र होता है, एच क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें केवल मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, केवल मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ए बैंड का जो एच क्षेत्र होता है, ए बैंड का जो एच क्षेत्र होता है, इसमें अंदर केवल मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। और बाकी का जो ए बैंड का जो गहरा क्षेत्र होता है, उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। बात समझ में नहीं आता कि ठीक है। तो और अगर अपन बात करते हैं बेटा कि ये जो एम रेखा होती है, ये जो एम रेखा होगी, ये क्या करेगी, ये इस ए बैंड को दो बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार से जो जेड रेखा होती है, इसी प्रकार से जो जेड रेखा होती है, ये किसको बेटा, ये आई बैंड को दो बराबर भागों में बांट देती है। किसमें बांट दिया इसने, दो बराबर भागों में बांट दिया। किसको, किसको बांट दिया, आई बैंड को। तो जेड रेखा आई बैंड को दो बराबर भागों में बांट देती है और ये कौन सी जो एम रेखा है वो ए बैंड को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं किसका बेटा, यहाँ पर देखो एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की बात है, यहाँ पर दो जेड रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो जेड रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको अपन कहते हैं सार्कोमियर। दो जेड रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, सार्कोमियर। और जो सार्कोमियर होता है बेटा, सार्कोमियर संकुचन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। सार्कोमियर संकुचन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। बात समझ में आ गई ना यहाँ तक की? चलो, तो हमने किसकी बात करें बेटा यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन और होता है हमारे दिमाग में कि ये जो बेटा सार्कोमियर होता है, इस सार्कोमियर का निर्माण कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। तो बेटा हमने अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे अपने देखा करें आई बैंड और ए बैंड दोनों आ रहे हैं, आई बैंड और ए बैंड दोनों आ रहे हैं। तो इसमें देखना बेटा कि इधर का आधा आई बैंड आ रहा है और उधर का आधा आई बैंड आ रहा है और बीच में ए बैंड पूरा आ रहा है। ठीक है ना। तो हमसे ये पूछा जाता है बेटा, कई बार जो है ये क्वेश्चन नीट में भी आता है, ये नीट के लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो सार्कोमियर में क्या कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो उसमें ऑप्शन होंगे अपने क्या, एक आई बैंड और एक ए बैंड। ठीक है, एक ये कह सकते दो आई बैंड और एक एच बैंड। ठीक है, ऐसे। लेकिन एक इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, एक होगा कि दो आधे आई बैंड और एक संपूर्ण ए बैंड। हम गलती से क्या कर देते हैं बेटा, हम गलती से कर देते हैं कि आधा आधा एक हो गया, तो हम क्या कर लेते हैं कि एक आई बैंड और एक ए बैंड, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाता है। हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा बेटा, हमारा आंसर होना चाहिए कि इसमें दो आधे आई बैंड होते हैं और एक संपूर्ण ए बैंड होता है। दो तो आधे आई बैंड और एक संपूर्ण ए बैंड के द्वारा सार्कोमियर का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई ना। तो आंसर का करेक्ट ध्यान रखना। एक तो आंसर कौन, जैसे अगर अपन बात करते हैं कि सार्कोमियर भी आता है कि संकुचन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, सार्कोमियर। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि भैया पेशी तंत्र की या पेशियों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो बेटा होती है पेशी तंतु। पेशी तंतु किसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, पेशी उत्तक या पेशियों की। पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है पेशी तंतु या पेशी कोशिका। जबकि संकुचन की अगर अपन बात करें कि संकुचन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कौन सी होती है, वो बेटा होती है सार्कोमियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। ठीक है। और एक सार्कोमियर के निर्माण में दो आधे आई बैंड और एक संपूर्ण ए बैंड भाग लेता है। ठीक है। और जो संकुचन और शिथिलन की जो प्रक्रिया होती है वो बेटा यहीं से प्रारंभ होती है, यहीं पे संकुचन भी यहीं से प्रारंभ होगा और शिथिलन भी यहीं से प्रारंभ होगा। कि सबसे पहले संकुचन सार्कोमियर में होगा, सार्कोमियर का संकुचन पेशी तंतुक में होगा, पेशी तंतुक का संकुचन पेशी कोशिका में होगा और पेशी कोशिका का संकुचन फेसिकुली में होगा और फेसिकुली का संकुचन संपूर्ण पेशीय बंडल में होगा।
जिसकी वजह से संपूर्ण पेशी क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी और अपना कार्य करेगी। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये क्या होती है, ये बेटा ये होती है अपने किसकी संरचना, ये कंकाली पेशियों की संरचना। ठीक है, एक बार फिर से इसको छोटा सा रूप में देख लेते हैं कि जो पेशी कोशिका और पेशी कंकाली पेशियाँ होती हैं बेटा छोटे छोटे बंडल के रूप में होती हैं। ठीक है, इनमें एक बंडल पाया जाता है और ये पेशी बंडल कहलाता है। इस पेशी बंडल का निर्माण छोटे छोटे पेशी बंडल से होता है, इसको हम कहते हैं फेसिकुली। छोटे बंडल फेसिकुली होते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है कि ये जो फेसिकुली होती है ये संयोजी ऊतक की एक झिल्ली फेशिया के द्वारा आपस में जुड़ करके बड़े पेशी बंडल का निर्माण कर लेती है। और एक फेसिकुली का निर्माण जो होता है वो उसके अंदर कुछ पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर एक पेशी कोशिका को बाहर निकालते हैं तो इसमें क्या देखते हैं बेटा कि ये जो पेशी कोशिका होती है ये बहुकेंद्र की होती है। इसकी कोशिका झिल्ली, इसकी कोशिका झिल्ली क्या कहलाएगी, इसकी कोशिका झिल्ली कहलाएगी बेटा सार्कोलीमा। इसका कोशिका द्रव्य सार्कोप्लाज्म। इसमें पाया जाने वाली अंतःप्रद्रवी जालिका क्या कहलाएगी, सार्कोप्लाज्मिक जालिका। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक जालिका होती है वो क्या होती है बेटा, वो होती है कैल्शियम आयन का भंडार गृह। यहाँ इसमें कैल्शियम आयन संग्रहित रहते हैं और ये कैल्शियम आयन संकुचन में सहायता करते हैं। और इनका पेशी कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको अपन कहेंगे सार्कोसोम। ठीक है, और पेशी कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त कोशिकांग इसके अंदर पाया जाता है, वो होता है पेशी तंतुक। वो क्या होता है, पेशी तंतुक। और जब पेशी तंतुक को हमने आवर्धित करके देखा तो इसमें हल्के और गहरे क्षेत्र दिखाई दिए। और ये जो हल्के और गहरे क्षेत्र होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, ये हल्के और गहरे क्षेत्र एक दूसरे कैसे होते हैं, एकांतर क्रम में। एक दूसरे कैसे होंगे, एकांतर क्रम में होते हैं। एकांतर क्रम का मतलब क्या हो गया, हल्का गहरा हल्का गहरा। ठीक है, हल्का क्षेत्र आइसोट्रोपिक बैंड या आई बैंड कहलाता है और गहरा क्षेत्र एनाइसोट्रोपिक बैंड या ए बैंड कहलाता है। जो हल्का क्षेत्र आई बैंड होता है, आई बैंड के बीच में एक गहरी रेखा होती है, इसको अपन क्या कहेंगे, जेड रेखा। क्या कहेंगे, जेड रेखा। ठीक है, और ये जो जेड रेखा होती है बेटा ये इस आई बैंड को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। इसी प्रकार जो ए बैंड होता है, गहरा क्षेत्र ए बैंड, इस गहरे क्षेत्र के बीच में एक हल्का क्षेत्र होता है जो हेंसन का क्षेत्र या एच क्षेत्र कहलाता है। और इस एच क्षेत्र के बीच में, इस एच क्षेत्र के बीच में गहरी रेखा होती है या गहरी झिल्ली होती है जो कहलाती है एम रेखा, जो क्या कहलाएगी, एम रेखा। ठीक है, और ये एम रेखा भी इस ए बैंड को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है बेटा, और आई बैंड का निर्माण एक्टिन प्रोटीन से होता है, जबकि ए बैंड का निर्माण में एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रकार की प्रोटीन भाग लेती हैं। दो जेड लाइनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, सार्कोमियर। ठीक है, और इस सार्कोमियर का जो निर्माण होता है, इस सार्कोमियर के निर्माण में दो आधे आई बैंड और एक संपूर्ण ए बैंड भाग लेता है। बात समझ में आ गया था कि, और जो सार्कोमियर होती है बेटा, सार्कोमियर किसकी, सार्कोमियर संकुचन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया बेटा, यहाँ पे हमने देख लिया किसके बारे में, कंकाली पेशियों की संरचना। आगे हम क्या देखेंगे, आगे वाले भाग में हम देखेंगे बेटा कि ये जो इसमें ये जो पेशी तंतु होते हैं या पेशियाँ होती हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनके कारण इनमें संकुचनशीलता पाई जाती है। समझ में है ना, तो उनको अपन कहते हैं संकुचनशील प्रोटीन। तो इस अगले नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा उसमें हम देखेंगे कि ये जो पेशी तंतु होते हैं या पेशियाँ होती हैं, इन पेशियों में कौन कौन सी विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे पेशी संकुचन की क्रियाविधि की। पेशी जो है वो पेशियाँ जो होती हैं उनमें संकुचन और छिद्रण किस प्रकार से होता है।